हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्विका इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल रिसर्च। आज की हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसको ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम देखेंगे, आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। ठीक है, दूसरा हम समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इंक्लूडेड है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। चौथी चीज़ हम देखेंगे कि इसमें फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एंड इसके साथ हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखने वाले हैं। बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाए हुए हैं सो दैट इट इज़ ईजी टू एक्सेस। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है दैट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक तरह का कम्पैक्ट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है, कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, स्टेट के बारे में जो कि हमें ये बताते हैं कि कैसे हाउ द स्टेट इज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक तरह का कम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है, कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं किसी स्टेट से रिलेटेड जो कि हमें ये बताते हैं कि स्टेट को कैसे बनाना है और कौन से नॉर्म्स जो है इसको चलाने के लिए फॉलो करने हैं। इसके साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में 3 चीज़ों में डिवाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक नॉर्म्स ऑफ स्टेट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा बेसिक नॉर्म्स ऑफ स्टेट है जिसका सिंपली मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉ है। ठीक है, लॉ है। दूसरी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, अब जितने भी गवर्नमेंट हमारे ऑर्गेनाइज होती है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, सबके बारे में कहाँ दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही वो सोर्स है जो कि गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करता है। एंड द थर्ड थिंग इज सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्म्स एंड लॉज। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि ये एक तरह का सिस्टम है जो कि क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है एंड ऑर्गेनाइजेशन करता है नॉर्म्स एंड लॉज की। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो 2 तरह की होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, 2 तरह की होती है। पहली होती है हमारी यूनाइटरी। ठीक है, यूनाइटरी गवर्नमेंट होती है एंड द सेकेंड वन इज़ फेडरल। यूनाइटरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो पावर होती है ना गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी कहाँ सेंट्रलाइज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में। जैसे कि हमारे यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो नरेंद्र मोदी जी की है। तो अगर यूनाइटरी गवर्नमेंट होती ना हमारे इधर, तो क्या सिस्टम होना था कि सारा का सारा तामझाम कौन देखता, सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार देखती, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देखती। ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पे है। बट हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में सेंट्रल लेवल पे जो सरकार है वो अपना काम देखती है, साथ में हमारे में स्टेट अपना काम देखते हैं। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में कौन सा सिस्टम चलता है, फेडरल। फेडरल का मतलब क्या है, जहाँ पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे क्या रहता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, मतलब कि सेंटर की अपनी पावर है, यूनियन की अपनी पावर है। ठीक है, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी उसकी अपनी पावर होगी। अब अगर क्वेश्चन आ जाए हमें कि इंडिया में कौन कौन सी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है। ठीक है, तो अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में आपको यूनाइटरी और फेडरल दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे आप फेडरल चूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी केस में आपको वहाँ पे दिया गया है क्वाजी फेडरल, तो आपने क्या चूज़ करना है, क्वाजी फेडरल चूज़ करना है, ना कि फेडरल। अब इसका रीज़न भी आपको बताती हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है इंडिया में वो बेसिकली क्या है, क्वाजी फेडरल। अब मैं क्वाजी फेडरल क्यों बोल रही हूँ, क्वाजी फेडरल का मतलब क्या होता है, देखिए फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर होगी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन क्वाजी फेडरल का क्या मतलब है, क्वाजी फेडरल का मतलब है कि ऐसे तो डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन डिवीजन ऑफ पावर होने के साथ साथ अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो वहाँ पे प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट को दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि इमरजेंसीज वगैरह होती हैं इंडिया में जब लगती है तो किसकी सरकार चलती है, सारी यूनियन के हाथ में आ जाती है पावर। वो क्यों आती है, क्योंकि इट इज़ क्वाजी फेडरल। ठीक है, मतलब डिवीजन ऑफ पावर है बट प्रेफरेंस किसको दी जाती है, यूनियन गवर्नमेंट को दी जाती है। कोई अगर लॉ होगा, स्टेट बनाएगा, यूनियन बनाएगी, दोनों साथ में बनाए, सेम लॉ बना दिया अगर, तो उस केस में भी ये होता है कि जो यूनियन होती है उसका लॉ ही हमेशा प्रेफर करता है, पार्लियामेंट का लॉ प्रेफर करेगा, ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट का। ठीक है,
इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इट इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत अगर कोई ऐसा मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर मान लीजिए पार्ट 3 में कोई आर्टिकल है और उसको कॉन्ट्राडिक्ट जो है कोई लॉ करता है, मान लीजिए कोई बिल पास हुआ, कोई लॉ बना और वो किसी के फंडामेंटल राइट को जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो उस केस में जो है उस लॉ को जो है वो रिपील किया जाएगा, ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि द डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क दैट डेमोक्रेट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हमें बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या है। तो ये कह रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट जो है इसमें एक तो क्या है, ये डेमोक्रेट करता है फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड को, कि कौन सा पॉलिटिकल कोड जो है हम फॉलो करेंगे, कि पार्लियामेंट्री फॉलो करना है, डिक्टेटरशिप फॉलो करनी है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को ये बता रहा है। दूसरा उन्होंने क्या बोला, दूसरा क्या बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बताता है स्ट्रक्चर प्रोसीजर। ठीक है, कि प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है, वो आ गया। फिर है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पावर्स क्या रहेंगी, ड्यूटीज क्या रहेंगी। एंड इसके साथ साथ क्या आता है, एंड सेट्स आउट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो ये सब एक तरह से उन्होंने मतलब शॉर्ट में बता दी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ से लिया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी एक कंट्री से नहीं लिया गया था, बहुत सारे सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा गया था, बट मेन जो है वो क्या है, यूएस से है, कनाडा है, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया है। मेन प्रोविज़न इन चारों जगह से ली गई थी। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है, ठीक है, कौन सा गवर्नमेंट का सिस्टम है, तो इंडिया में हमारे चलता है फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। ठीक है, ये सिस्टम जो है हमारे इंडिया में चलता है, क्या नाम है, फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। इसका मतलब क्या कि एक तो फेडरल है, ठीक है, पार्लियामेंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और रिपब्लिक है। मतलब ये चारों चीज़ों को एक तरह का एक इन्होंने नेम दे दिया कि इस तरह का सिस्टम हमारे इंडिया में चलता है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट चलते हैं अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बहुत शॉर्ट में कराऊंगी मैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर में सबसे पहले आते हैं साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे ज़्यादा लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन होल वर्ल्ड। ठीक है, रिटर्न में है, ये मैं आपको नेक्स्ट वाले में बताऊंगी, ये साथ में करा देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप कौन सी है, रिटन है या अनरिटन है, तो जी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन। ठीक है, तो मतलब कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, और साथ में इट इज़ ऑल्सो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में इन्होंने क्या लिखा है, बट कन्वेंशन ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रोविजन। इसका मतलब क्या है कि ऐसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है, लेकिन कन्वेंशंस जो है उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करके रखा है। इसके बाद हम आते हैं इसकी रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में। ठीक है, अब किसी भी लॉ की रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का पता किससे लगता है, उसकी अमेंडिंग प्रोसेस से। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडिंग प्रोसेस। ठीक है, किसके बेसिस पे पता चलता है कि अमेंडिंग प्रोसेस कैसी है। अगर अमेंडिंग प्रोसेस जो है वो ईजी है देन इट इज़, उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल। लेकिन अगर अमेंडिंग प्रोसेस काफ़ी हार्ड है तो उसको हम कहेंगे रिजिड। अब आप खुद सोचिए कि हमारे इंडिया में क्या सिस्टम है। तो देखिए आर्टिकल 368 जो है दैट टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा इंडिया जो है वहाँ पे कई जगह पे हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्लेक्सिबल चलता है, कहीं पे रिजिड चलता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की जजमेंट पता है, तो वहाँ पे वो क्या बात करता है, वो बात करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको अमेंड नहीं करना है, उसको टच नहीं करना है। ठीक है, दैट शुड बी रिमेन अनटच्ड। तो इसका मतलब क्या, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात आएगी ना, उसको अमेंड करने की बात आएगी जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह आ जाते हैं, वहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा रिजिड, क्योंकि वहाँ पे अमेंडिंग प्रोसेस इज़ वेरी मच टफ, तो वहाँ पे रिजिड है। लेकिन अगर कोई सिंपल प्रोविजन चेंज करनी है जो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आती, तो इन दैट केस इट विल बी फ्लेक्सिबल। बट अगर नॉर्मली जनरली कहा जाए तो इट इज़ मोर रिजिड दैन फ्लेक्सिबल, क्योंकि हम देखते हैं कितना टाइम लगता है, पार्लियामेंट में बिल जाता है, इतना मतलब काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की करेक्टरिस्टिक्स में आता है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, सेकंड वन इज़
सुपरमेसी ऑफ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि पहली चीज़ क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनियन की अपनी पावर, स्टेट की अपनी पावर, ठीक है। यूनियन लिस्ट अलग होती है, स्टेट लिस्ट अलग होती है, दोनों का अपना अपना काम है। दूसरा है सुपरमेसी ऑफ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की। सुपरमेसी किसकी है सारे इंडिया में? सिर्फ और सिर्फ जो लिखा हुआ है और जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उसके। रिजिड से मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट से क्या मतलब है? अथॉरिटी ऑफ कोर्ट से मतलब है कि फाइनल पावर किसके पास है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की? कोर्ट के पास, ठीक है। ही इज इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को थोड़ा डिटेल से पढ़ें तो इसमें क्या है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है तो पावर बेसिकली तीन तरह की होती है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, ठीक है। ये तीन तरह की है मेन। तो उन्होंने क्या कहा है कि बोलता है आर्टिकल 249 जो है, ठीक है, वो क्या करता है, एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉज बना सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। मतलब जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट होगा वो लॉ बनाएंगे। और अगर इन केस स्टेट ने कोई लॉ बनाया है और अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है तो यूनियन जो है नेशनल इंटरेस्ट के लिए स्टेट के लॉ को अबॉलिश करके अपना लॉ जो है प्रेफर कर सकती है, ठीक है। दूसरा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में क्या है कि जितनी भी प्लानिंग होती है ना वो यूनियन लेवल पे होती है। अब पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है ये सारी प्लानिंग चलती थी, ठीक है। लेकिन 12 प्लान्स के बाद जो हमारा प्लानिंग कमीशन था इसको अबॉलिश कर दिया गया और इसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के साथ, ठीक है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर्स में उन्होंने क्या कहा है, फाइनेंशियल मैटर्स में कहा है कि स्टेट डिपेंड लार्जली ऑन यूनियन फॉर फाइनेंशियल एसिस्टेंस। कि स्टेट जो है लार्जली किस पे डिपेंड करता है, यूनियन पे डिपेंड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। मतलब कोई अगर फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है तो ऑब्वियसली बजट कहाँ से आता है, सारा का सारा सेंटर से आता है, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बोले कि यूनियन पे डिपेंड है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पार्लियामेंट पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट। तो देखिए पार्लियामेंट जो होती है ना इसके हाथ में सारी पावर होती है न्यू स्टेट को फॉर्म करने की, ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक स्टेट की एग्जिस्टेंस जो है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, स्वीट विल ऑफ यूनियन, ठीक है। मतलब कोई स्टेट कब तक एग्जिस्ट करता है, डिपेंड करता है कि यूनियन का मन क्या है। यूनियन का मन करेगा, ऐसा नहीं है मन करेगा अगर ज़रूरत लगी। स्वीट विल ऑफ यूनियन का मतलब है, स्वीट विल मतलब अच्छी विल के लिए, ठीक है। ये नहीं कि हाँ अपना मन किया तो हम स्टेट को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब सिंपली ये है स्वीट विल ऑफ यूनियन से कि जब स्टेट को, यूनियन को लगता है कि ये ज़रूरी है अभी स्टेट को हमें अलग करना, ये स्टेट को कंबाइन करना, मर्ज करना, तो उस केस में जो है वो पार्लियामेंट के पास पावर है ऐसा करने की। इसके बाद कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो आर्टिकल 155 क्या कहता है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। गवर्नर कौन होते हैं, गवर्नर को कहते हैं राज्यपाल, ठीक है। हर एक स्टेट जो होता है उसका अपना एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल बेसिकली इज अ एजेंट ऑफ सेंटर, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट का एक एजेंट होता है जो कि क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास काम करता है। कोई इलेक्शन नहीं होते, इनका डायरेक्टली अपॉइंटमेंट होता है, 5 साल के लिए काम करते हैं। अगर बीच में प्रेसिडेंट को लगता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, अगर उसको लगता है कि काम ढंग से नहीं कर रहा है तो फिर उनकी जॉब भी छिन जाती है, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला कि भाई प्रेसिडेंट के हाथ में है एंड वो आंसरेबल भी किसको होता है, प्रेसिडेंट को होता है। गवर्नर जो है उसको एसेंट लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की कुछ काम करने के लिए। गवर्नर और प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो इक्वल लेवल पे होते हैं। फ़र्क इतना है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और उसका गवर्नर का नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब सेम पोजीशन पे जो पावर्स प्रेसिडेंट को है वही पावर्स गवर्नर को मिली हुई है। इसके आगे है हमारे पास इमरजेंसी प्रोविज़न। तो यहाँ पे ये भी करेक्टरिस्टिक्स में आता है। तो देखिए आर्टिकल 356 किसकी बात करता है, फेल इन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तब। उसके बाद है आर्टिकल 352 जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तब। आर्टिकल 360 जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है बोलता है वो क्लेम कर सकता है इमरजेंसी बाय रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, ठीक है। कि प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम तभी करेगा इमरजेंसी अगर उसको रिटर्न रिकमेंडेशन मिलेगी कैबिनेट की, ठीक है। अब 1975 में क्या हुआ था, जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी तो वहाँ पे कैबिनेट से जो है वो रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं लिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, फिर 42nd अमेंडमेंट जब आई तो उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया। दे मैंडेट कि अब से जो है वो
अगर हम इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी होगी तो पहले जो है कंसेंट लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर की, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सेकुलर स्टेट पे। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, सारे के सारे रिलीजन जो है वो इक्वल है, इसका मतलब होता है सेकुलर स्टेट। अब ये जो 4, 5, 6 स्टार्ट हो रहा है, दीज आर अगेन फीचर्स, ठीक है। बीच में हमने करेक्टरिस्टिक स्टडी कर ली, 3 तक हमने स्टडी की थी जहाँ पे हम रिजिड और फ्लेक्सिबल की बात कर रहे थे। उसके बाद आ जाता है सेकुलर स्टेट की हमारा स्टेट कैसा है, तो हमारा स्टेट सेकुलर है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। इसके बाद आता है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि इंडिया में जो है वो डुअल पॉलिटी है। डुअल पॉलिटी मतलब, डुअल पॉलिटी क्या मतलब है? देखिए, सेंटर पे अपनी सरकार है, स्टेट पे अपनी सरकार है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम कहते हैं कि हाँ जी हम इंडियन है, हम सब यही कहते हैं हम इंडियन है। कोई ऐसा तो नहीं कोई कहता है हाँ हिमाचली, हिमाचली भी आर, अगर हिमाचली हो, पंजाबी हो, दिल्ली के हो, वो आपका रेजिडेंस है, ठीक है। मतलब सिटीजनशिप आपके पास एक ही है। डुअल पॉलिटी बेशक है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, लेकिन आपको सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ एक जगह की मिलती है और वो है इंडिया की। अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं वहाँ पे आपको क्या मिलता है? रेजिडेंस मिलता है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ प्रोवाइड किए गए हैं? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3, ठीक है। तो ये भी इसके फीचर्स में है। फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कब आई थी? 42nd अमेंडमेंट 1976 के साथ जो है 10 ड्यूटीज़ जो थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड गई थी। कौन से आर्टिकल में? 51A में ऐड की गई थी, ठीक है। कौन सी कमेटी के द्वारा? स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। और जो 11th ड्यूटी थी, 10 ड्यूटी तब कर दी उन्होंने ऐड, बाकी की जो 11th ड्यूटी थी उसको 2002 में ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। इसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये भी हमें पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है। ये होता है कि स्टेट जो है उसकी मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी स्टेट की वेलफेयर के लिए उसको क्या क्या काम करने हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। जिनको उनको अपने मैनिफेस्टो में डालना पड़ता है कि हाँ जी हमने अगर अपने स्टेट के लिए काम करना है, हम गवर्नमेंट ला रहे हैं, देन वी शुड फॉलो दीज थिंग्स, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का क्या मतलब है? एडल्ट सफरेज का मतलब है कि 18 ईयर्स का बंदा जो है वो वोट कर सकता है, ठीक है। 18 ईयर पर्सन कैन वोट। अब पहले क्या था? 64th अमेंडमेंट मतलब 1939 से पहले क्या सिस्टम था? दैट एज इज 21, ठीक है। लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया? 18 कर दिया गया था, ठीक है। 61st अमेंडमेंट के साथ हुआ था ये। इसके बाद आता है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है कि जजेस आर जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। उन पर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, इसलिए उनको क्या कहा गया है? इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। क्योंकि अगर उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर लगाएंगे, किसी तरह का प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। फिर जुडिशरी कैसे ओपनली काम करेगी? मतलब पार्शियल, बिल्कुल इम्पार्शियल होकर जो काम कर रही है वो क्यों कर रही है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा है कि इंडियन जो जुडिशरी है दैट इज़ इंडिपेंडेंट एंड जजेस जो अपॉइंट होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ठीक है। मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव उसको अपॉइंट तो करती है, लेकिन आफ्टर अपॉइंटमेंट उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। गवर्नमेंट का काम है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट करना, उसके बाद उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। और अपॉइंट भी ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट का मन करेगा उसको अपॉइंट कर देंगे। रिकमेंडेशन ली जाती है, CGI से ली जाती है, सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से ली जाती है, उसके बाद ही किसी को अपॉइंट किया जाता है। अपनी मर्जी नहीं चलती जुडिशरी में गवर्नमेंट की। इसके बाद आते हैं हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे बोला है कि दोनों सेंटर और स्टेट लेवल पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। अब इसका क्या मतलब है? अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेंटर में समझें तो सेंटर में क्या होता है? लोकसभा चलती है, राज्यसभा चलती है, ठीक है। 2 सदन है, दोनों सदन से कोई लॉ पास होगा, उसके बाद जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तब जाके एक बिल बनता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंट्रल लेवल। अगर हम बात करते हैं स्टेट लेवल, वहाँ पे क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ओनली इन 7 स्टेट्स, ठीक है, बाकियों में नहीं है। और फिर उसके बाद गवर्नर उसको असेंट देगा तो जाके कोई लॉ पास होता है। मतलब 2 सदन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट के बारे में हमें ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है, नॉमिनल या एग्जीक्यूटिव हेड और हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। ये 3 जो है ऑफिस इसको मिले हुए हैं, प्रेसिडेंट को मिलते हैं ये। इसके साथ अगर आपको पूछा जाए कि हु इज़ हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन इन दैट केस योर आंसर विल बी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है।
इसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या आता है, तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। यहाँ से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ से आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से आते हैं। इसके बाद आते हैं हम लास्ट, पंचायती राज एंड नगर पालिका इंस्टीट्यूशन। दिस इज आवर लास्ट फीचर, ठीक है, लास्ट फीचर है हमारा। इसमें ये क्या कह रहा है, पंचायती राज और जो नगर पालिका इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इनको 73rd अमेंडमेंट 1992 के साथ जो है वो लाया गया था, ठीक है। पंचायती राज को 73rd के साथ लाया गया था, नगर पालिका को 74th के साथ लाया गया था, ठीक है। तो पहले हम पंचायती राज को डिस्कस करते हैं। हुआ क्या था, 73rd अमेंडमेंट जब आई 1992 में, तो उन्होंने एक न्यू पार्ट ऐड कर दिया, पार्ट 9। और इस पार्ट 9 ने जो है आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक जो है वो प्रोविजंस कवर की, ठीक है। और इसके साथ एक न्यू शेड्यूल भी ऐड किया गया, जिसने क्या किए, 29 सब्जेक्ट जो है कवर किए, किससे रिलेटेड, पंचायत के फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। इसके साथ अगर नगर पालिका इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो यहाँ पे क्या था कि 74th अमेंडमेंट आई, ये भी 1992 में आई। इसने पार्ट 9A को इंट्रोड्यूस किया, और पार्ट 9A में जो है प्रोविजंस कवर की 243P से लेकर 243Z G तक, ठीक है। और इसके साथ जो है इसको हेल्प करने के लिए एक न्यू शेड्यूल भी ऐड किया गया, 12th, जिसने क्या किया, स्पेसिफाई की पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू म्यूनिसिपालिटीज़, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कंप्लीट फॉर्मेट कैसा होता है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फॉर द वीडियोज़।